दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ एआरओ 2023 इसकी एग्ज़ाम डेट जो है 11 फरवरी को है और आयोग के द्वारा जो है नोटिस ऑलरेडी जो है साइट पे अपलोड कर दिया गया है एंड आई थिंक आप सभी लोगों ने अभी तक देख भी लिया होगा। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से आप सुनिए। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको अभी जो मेजर सब्जेक्ट्स है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज़्यादा नंबर जो है देखिए जियोग्राफी, यहाँ से जो है आपके मिनिमम 20 नंबर, कभी कभी 22 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड पोजीशन पे आता है हिस्ट्री, यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिस्ट्री में भी जो मॉडर्न हिस्ट्री है यहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटी से जो है 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। जियोग्राफी देख लिया आपने। यूपी स्पेशल जो है 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और करंट अफेयर्स यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग से 15 नंबर के और अन्य जो है 10 नंबर के। जनसंख्या एवं नगरीकरण से जो है 5 नंबर और आर्थिक एवं सामाजिक जो व्यवस्था है यहाँ से 10 नंबर। 2 नंबर जो है आपके कंप्यूटर से। कृषि पशुपालन एवं डेयरी जो है 5 नंबर, साइंस जो है 8 नंबर। तो मूल मंत्र क्या है कि आपको कहीं नहीं भटकना है, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी टेस्ट सीरीज है आप लोग एक बार फटाफट बस उसको लगाइए, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस करना है अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसको रिवीजन करने के लिए घटना चक्र, इससे जो है बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। तो घटना चक्र, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, यूपी स्पेशल, ठीक है, ये जो है आपको कंप्लीट करना है। साथ में मैथ रीजनिंग आपने जो भी पढ़ लिया ठीक है, नहीं तो इसको जो है लास्ट के एक वीक में करंट अफेयर और उसके साथ जो है फार्मूले और कुछ क्वेश्चन देखिए। तो मेजर पार्ट्स पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए जो है समय जो है ज़्यादा हम आपका वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अब देखेंगे हम लोग घटना चक्र से आधुनिक भारतीय इतिहास, इसकी सीरीज जो है लगातार अब मिलती रहेगी। जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ऑलरेडी जो है पॉलिटी के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। हिंदी के जो है हमने बताया था आपको 15 वीडियो टारगेट है पूरे हिंदी का, और 15 वीडियो देखने के बाद आप प्रीलिम्स में 55 ईजिली स्कोर कर सकते हैं। तो हिंदी के जो है 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो अब देखेंगे हम हिस्ट्री, और ऐसे ही जो है सभी सब्जेक्ट के सीरीज आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो भी चैप्टर है उसके बारे में संक्षिप्त में हम देख लेंगे। इससे जो है जब हम PYQ सॉल्व करेंगे तो काफ़ी मदद मिलेगी और आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यूरोपीय जो है, यूरोपियों में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, ठीक है। तो वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कब आया वास्को डी गामा? 20 मई 1498 को। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरी ने जो है उनका स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के बीच व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का जो है शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। तो पूछेगा कि प्रथम जो है पुर्तगाली वायसराय कौन है? तो वो है फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। ये पॉइंट नोट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल नीति किसने लागू किया? ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसने लागू किया? ये है अल्मीड़ा ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अल्मीड़ा के बाद अल्फांसो द अल्बुकुर्क 1509 ईस्वी में जो है गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने जो है अधिकार में कर लिया। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में एक नीनो डी कुन्हा था। यह 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, देखिए इटली निवासी पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की, मूलतः इटली निवासी था। स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया, हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमन्स लैंड यानी वर्तमान में तस्मानिया की खोज की, समुद्री रास्ते की, न्यूजीलैंड की खोज की। तो वान डीमन्स लैंड ने वर्तमान जो है तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए पॉइंट, अब पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग कहाँ पे बनवाया? पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का भी निर्माण अल्फांसो द अल्बुकुर्क, ठीक है, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। अंजदीप एवं कन्नानूर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा के द्वारा जो है 1505 ईस्वी में किया गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखिए इनके आने का क्रम, जो यूरोपीय हैं इनके आने का क्रम देख लीजिए आप। तो सबसे पहले देखिए पुर्तगीज आए, इसके बाद डच, फिर अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में वर्ष जो है 1961 में वापस गए। कहाँ से? गोवा को छोड़ करके। ठीक है, चलिए तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें रिवीजन करना है तो थोड़ा सा स्पीड फास्ट रखिए सो दैट कवर कर सके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में जो है अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित किए। ठीक है, अब आगे देखिए, पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट करने के लिए जो है अड्डे के रूप में इस्तेमाल करने लगे। ये 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाप चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानती अथवा सुतनौती कलकत्ता स्थल को चुना। तो कलकत्ता की स्थापना कभी कभी पूछ देता है किसने किया, ये याद रखिएगा, जाप चारनाक ने। ठीक है, कोची 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत जो है शामिल हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सूत्रपात है 1599 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1599 ईस्वी में हुआ। और जब ब्रिटेन में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो समकालीन उस समय जो है भारत के शासक कौन थे? अकबर जो है। दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। देखिए, हमने बताया ऑलरेडी, इस दौरान भारत के बादशाह अकबर थे। उनका कार्यकाल जो है 1506 से 1605 ईस्वी। तो इस दौरान भारत के बादशाह अकबर, जिनका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी था। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यवहार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। राइट, चलिए आगे देखिए। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम
1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेज़ों का प्रथम स्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। थॉमस वेस्ट नामक जो है अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई जो है उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में क्या किया, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। ठीक है, फिर बाद में क्या किया, गवर्नर जो है जॉन चाइल्ड दरबार में गया और गिड़गिड़ाने लगा। ठीक है, कर्नाटक का प्रथम जो युद्ध है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक का जो है प्रथम युद्ध 1746 से 1748। दोस्तों यदि आपको पूरा कर्नाटका वार, ठीक है, कर्नाटका वार हो गया, मैसूर वार हो गया, ये डिटेल में देखना हो तो ऑलरेडी जो है आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा, काफ़ी वीडियो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, जहाँ ब्रिटेन और फ्रांस में जो है लड़ाई शुरू हुई ऑस्ट्रिया के वार को लेके, उसका प्रभाव जो है भारत में पड़ा और कर्नाटक में भी जो है यहाँ पे जो फ्रांसीसी थे और जो अंग्रेज़ थे आपस में भिड़ गए 1746 से 1748 ईस्वी। जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध का ही जो है परिणाम था यहाँ पे कर्नाटका में जो है प्रथम युद्ध जो है। ठीक है, गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का जो है तत्कालिक कारण था जो है। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो जो प्रथम कर्नाटका वार हुआ उसकी जो है अंत कैसे हुई, तो एक्स लॉ जो है सैपल की संधि के द्वारा 1748 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स लॉ सापेल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो है समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः जो है प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए आप पढ़िएगा यहाँ से, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखते चलते हैं, उसके बाद PYQ। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इन देश ओरिएंटल कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। ठीक है, फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। ठीक है, डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। ठीक है, अभी देखिए, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था, तो यूरोप वासियों को जो है सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी जो है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं पहला प्रश्न, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे ना, तो ये दोस्तों 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट के तट पर आया। प्रश्न देखिए दूसरा, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो ये है अल्मीड़ा, आंसर जो है ए टिक कीजिए। नेक्स्ट, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली स्थापित किए। ठीक है, तो आंसर जो है डी सही है। वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो ये जो है 1498 में, और जमोरी ने इनका स्वागत किया था। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 5, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो अल्मीड़ा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? आंसर जमोरिन। प्रश्न संख्या 7 सूची और एक प्रश्न संख्या 7 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, ठीक है। कि यहाँ दिया है समुद्री यात्री एक तरफ और एक तरफ देश दिया है कि किस देश से ये लोग जो है आए हैं, ठीक है। चलिए, समुद्री यात्री और एक तरफ देश हैं। वास्को डिगामा 1498 में आया, कहाँ से आया था? पुर्तगाल कंट्री से। ए का हो जाएगा 2। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से आया था बताइए? ये जो है स्पेन से आया था, तो बी का क्या हो जाएगा? 1। कैप्टन कुक कहाँ से आया था बताइए? ग्रेट ब्रिटेन, यानी सी का हो जाएगा 4। तस्मान कहाँ से आया? हॉलैंड से आया। अभी आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? देखिए, तो पहला दिया है दुआर्ट बारबोसा, ये भी पुर्तगाली है। डोमिंगो पायस भी है और लुनीज भी है। और देखिए ये प्रश्न जो है 2021 आरो में आ चुका है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी जो है, जो पीटर मुंडी है, ये जो है पुर्तगाल देश का नहीं था, ठीक है। पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला जो है ब्रिटिश व्यापारी, लेखक एवं यात्री था। चलिए नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था बताइए? ऑप्शन ए वास्को डिगामा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, तो ये हो जाएगा अल्बुकर्क, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या जो है 10, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया। नहीं, ये गलत है। ये क्या है? सही नहीं है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तीनों पॉइंट सही हैं। तो गलत कौन सा है? ए। पूछा क्या है कि कौन सा सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए, यही सही नहीं है। चलिए अब प्रश्न देखिए 11, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो उन्होंने जो है कहाँ पे निर्माण किया? कोचीन में जो है। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकुर्क ने जो है 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया था, ठीक है। प्रश्न देखिए दोस्तों 12, प्रश्न संख्या 12 देखिए, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, पुर्तगालियों ने। प्रश्न संख्या 13, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली जो है, ये पुर्तगालियों ने स्थापित किया। देखिए पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली जो है वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया। श्रीरामपुर डेनिस का जो है प्रमुख केंद्र था। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या जो है 14, पौंडीचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है।
पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, तो बिल्कुल सही है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, नहीं फ्रांसीसी नहीं थे। चलिए देखते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ए सही। डिटेल में देखिए इसको। पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पौंडीचेरी में इसके बाद जो है डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। मतलब पुडुचेरी में, पौंडीचेरी में जो है सबसे पहले पुर्तगाली, इसके बाद जो है डेन्स ने व्यापारिक बस्ती, फिर डच ने, और इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी जो है चौथे नंबर पे। ठीक है। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो ये पुर्तगालियों ने जो है, पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। प्रश्न संख्या 16 देखिए। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसमें देखिए सी सही है, पुर्तगाली यूज करते थे समुद्री डकैती के रूप में। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखिए। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो आंसर हो जाएगा बी, जॉब चार्नक। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 18, कलकत्ता किसने बसाया? तो जॉब चार्नक ने। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। निम्न में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? बताइए। तो मद्रास में जो है प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। क्या देखिए दोस्तों 20, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो बी सही है, डचों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ थी। इसके बाद 1610 ईस्वी में जो है डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण जो है आप डच यूज करेंगे, ठीक है, या इसमें पूछा जा चुका है प्री 1994 में। प्रश्न संख्या 21 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, कौन सा एक सही है? देखिए, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। गलत। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो बी जो है बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। नहीं, ये भी गलत है। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ऐसा नहीं है, भाग था। तो देखिए केवल यहाँ पे बी सही है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आंसर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट दिया है, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी जो है फैक्ट्रियां, गोदाम स्थापित किए जो है। पहला पॉइंट देखिए, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां, गोदाम स्थापित किए। तो पहला जो है गलत है। दूसरा देखिए, अल्फांसो द अल्बुकुर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। ये बिल्कुल सही है पॉइंट दूसरा। अल्फांसो द अल्बुकुर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की। तो तीसरा पॉइंट भी सही है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा?
ऑप्शन बी 2 एंड 3। चलिए डिटेल में देखते हैं इसको। डचों ने पूर्वी तट पर पहले कोचीन को पुर्तगालियों से छीना और बाद में आंध्र और ओडिशा के तट पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जो 17वीं शताब्दी की बात है, जबकि गजपति शासकों का शासन 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। इसलिए जो है कथन एक गलत है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर से क्या किया, गोवा छीन लिया, अतः कथन दूसरा जो है सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1663 ईस्वी में विजयनगर के नायक से पट्टे पर ज़मीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की, इसलिए तीसरा सही है, यानी 2, 3 सही था। चलिए प्रश्न संख्या 23 देखिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बिल्कुल राष्ट्रीय भावना की कमी थी, जिसकी वजह से जो है अंग्रेज या कोई भी विदेशी शख्स से जो है सफल हुए भारत में। बी देखिए, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी काफ़ी प्रशिक्षित थी, उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि उपयुक्त तीनों ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो स्थल से जो है लीवेंट कंपनी को मिला था। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में पढ़िएगा पॉज करके वीडियो। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए प्रश्न संख्या 25, और ये जो है यूपीपीसीएस प्री 2012 लोअर 2004 में पूछा गया है। ठीक है, तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो आंसर अकबर। ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 कार्यकाल है अकबर का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 26। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना जो है स्थापित किया? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो आंसर जो है बी सही है, जहांगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखिए। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये जो है सूरत में। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप शौली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, तो प्रश्न जो है समझ में आ गया आपको। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? सूरत में। डिटेल में यहाँ है, देखिएगा। चलिए फास्ट चलते हैं। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो ये जो है थॉमस वेस्ट ने जो है पुर्तगालियों को हराया था स्वाली के स्थान पर। आंसर जो है आपका बी सही है। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित थे? तो ये जो है भरूच में। आंसर जो है आपका ये हो जाएगा, ठीक है, भरूच में। चलिए डिटेल में देख लीजिए। IAS प्री 2021 का क्वेश्चन है। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच,
बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में कारखाने स्थापित कर लिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। आंसर हो जाएगा डी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी जो है अंग्रेजों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सबसे पहले अंग्रेजों ने स्थापित किया। ठीक है। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। ठीक है। सूरत में डचों द्वारा कब स्थापित किया गया? 1616 में, और फ्रांसीसियों के द्वारा जो है सूरत में 1667 ईस्वी में कंपनी स्थापित की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखिए। प्रश्न संख्या 32, 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो ये है सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो आंसर है सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। चलिए नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो आपको पहले ही बताया था स्टोरी कि पुर्तगालियों के द्वारा जो है ये दहेज में अंग्रेज़ों को प्राप्त हुआ था, चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? 10 पाउंड वार्षिक किराए पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो आंसर जो है आपका डी सही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो 1797 ईस्वी। और क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ROARO प्री में पूछा जा चुका है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हो गया 1797 ईस्वी में। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज यानी इलाहाबाद का किला अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये सही है, सर जॉन चाइल्ड को। आंसर बी देखिए, बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का जो है प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या देखिए 37, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो सबसे तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ये डी सही है। चलिए देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट 1746 से 1748 ईस्वी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, उसका ही विस्तार मात्र था। इधर एक और जो है पंगा हो गया कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, फ्रांसीसी जहाज़ों के ऊपर जो है हमला कर दिया। ये जो है अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार भी कर लिया गया। तो ये तत्कालिक कारण था। अब वैसे ऑस्ट्रिया जो युद्ध है उसका भी प्रभाव था, दोनों में जो है वहाँ यूरोप में अनबन चल रही थी। और तत्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना, कुछ जहाज़ों को नष्ट भी कर दिया वो। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 38, कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो ये जो है अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 39, ठीक है। अब इसको जो है ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। ये क्वेश्चन डबल स्टार लगा लीजिए। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध, एक तरफ सोची एक तरफ जो है कौन सी संधि हुआ। तो प्रथम कर्नाटका जो वार है 46 से 48, फिर 48 में क्या हुआ, एक सापेल की संधि हो गया, यानी ए का हो जाएगा 4।
तृतीय कर्नाटक जो युद्ध है पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ, तो बी का हो जाएगा आपका 1 जो है। ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये जो है अनिर्णायक रहा था, तो सी का हो जाएगा 3। प्रथम मैसूर युद्ध देखिए डी, इसमें जो है ब्रिटिश की हार हुई थी, तो डी का हो जाएगा आपका 2 जो है 4132। आंसर जो है सी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ डिटेल में देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-शापेल की संधि से अंत, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, ब्रिटिश की हार हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 40, निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए प्रथम कर्नाटका जो युद्ध है वो 1746-48 ये तो सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध देखिए 1750 से 52 गलत है, क्योंकि कर्नाटका का जो द्वितीय युद्ध है वो जो है 1749 से जो है 1754 में हुआ था, इसलिए गलत है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63 और पानीपत का युद्ध सभी जानते हैं 17 से 61 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति जो है आरंभ किया। तो सबसे पहले ये काम शुरू किया डुप्ले ने जो है। ठीक है, सबसे पहले ये काम शुरू किया डुप्ले ने। आंसर जो है बी सही हो जाएगा। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद में जीवी मालसे ने लिखा कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के बाद भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जीता, वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत बाद उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग किया, मतलब अंग्रेजों ने ये उपयोग किया और अत्यधिक लाभ कमाया जो है। ठीक है, अभी देखिए प्रश्न संख्या 42, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ लगाया। तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपना कारखाना जो है सूरत में लगाया। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़िए। अभी देखिए दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई, लुई 14वें के शासनकाल में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है, ये माना जाता है काल्वर्ट को। प्रश्न संख्या देखिए 45, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया। तो चिंसुरा और हुगली ये दोनों कंपनी जो है डचों ने स्थापित किया। कब स्थापित किया उन्होंने, 1653 ईस्वी में। ठीक है, 1653 ईस्वी में उन्होंने स्थापित किया था चिंसुरा और हुगली, 2 जगह कारखाना। तो आंसर हो जाएगा आपका जो है बी और सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। बताइए, 1601 ईस्वी, 1632 ईस्वी, 1674 ईस्वी, 1651 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। तो डचों ने अपनी पहली जो कंपनी है, पहली फैक्ट्री है जो है 1632 में पटना में स्थापित किया। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न संख्या देखिए 47, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी। आंसर हो जाएगा बी सही जो है। अगला प्रश्न, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर
प्रवेश किया? तो सबसे पहले पुर्तगाली प्रवेश किए, सबसे पहले जो है पुर्तगाली हो जाएगा, सबसे पहले पुर्तगाली, इसके बाद जो है डच आए, डच के बाद जो है अंग्रेज आए और फिर लास्ट में फ्रांसीसी आए, यानी 4 2 3 और 4 2 प्रश्न संख्या देखिए 48। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो देखते हैं सबसे पहले कौन प्रवेश किया था? पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, आपको भी पता है। इसके बाद डच आए थे, 2 नंबर हो जाएगा। फिर एक हो जाएगा अंग्रेज, और अंग्रेज़ों के बाद फ्रांसीसी आए थे, तो ये हो जाएगा 3 जो है 4 2 1 3। देखिए 4 2 1 3 आंसर जो है बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 49। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए मिलान करते हैं इसका। यारो यारो 2016 में जो है पूछा गया प्रश्न है जो है। देखिए पौंडीचेरी, पौंडीचेरी जो है ये क्या हो जाएगा? ए का जो है 2 हो जाएगा। फ्रेंच कंपनी पौंडीचेरी में A2। गोवा, गोवा में जो है सबसे पहले देखिए कौन आए? पुर्तगाली है। 1498 में पढ़े थे ना आपने, वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा। तो बी जो है 3 हो जाएगा। त्रावणकोर, त्रावणकोर में देखिए क्या हो जाएगा? त्रावणकोर जो है डेनिश है, यानी कि सी का जो है 4, और डेनिश ने वहाँ पे व्यापारिक बस्तियाँ बसाई। ये सद्रास नहीं है बल्कि है मद्रास, ठीक है, ये गलती से लिख दिया, ये रहेगा मद्रास। तो मद्रास जो है, मद्रास में जो है डचों ने कंपनी स्थापित की। तो डी का हो जाएगा 1। चलिए आंसर देखते हैं कौन सा होगा। 2 3 4 1 ऑप्शन जो है ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पांडिचेरी में सबसे पहले फ्रेंच, गोवा में पुर्तगीज, त्रावणकोर में डेनिश और मद्रास में जो है डच। प्रश्न संख्या 50 देखिए बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया प्रश्न है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम, तो ये जो है बिहार से प्राप्त होता था। आंसर ए सही है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार जो है प्रसिद्ध था। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में और सबसे अंत में गए? तो वो थे पुर्तगाली, जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? प्रश्न देखिए जो है आपका 52। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी जो है, क्योंकि आपको भी पता है कि पुर्तगाली जो है सबसे पहले आए, ठीक है, पुर्तगाली हो गए, फिर आपके डच हो गए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी देखिए प्रश्न संख्या जो है 53 जो है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो डचों ने जो है देखिए नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, तो ये सभी जगहों पे इन्होंने किया, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी। 54 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उसके बाद कौन सा अंग्रेज़ों की भारत की देन थी? आपको ये बताना है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से अंग्रेज़ों की भारत को देन थी? पहला देखिए मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर पहला देखिए मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन उनकी देन नहीं थी। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ये भी सही नहीं है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, तो तीनों ही पॉइंट गलत है। आंसर डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। और इसको डिटेल में देखिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर
भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का जो मूल्यांकन है अंग्रेजों से पहले शेर शाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो है, आलू भी जो है पुर्तगालियों की देन है, और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेज़ों की भारत को देन कोई भी नहीं थी। अभी देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या जो है 55, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सही है, टीबी मैकाले जो है। 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो आंसर जो है सी सही है। देखिए 1 और 2, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और दूसरा अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त होना, यानी सी देखिए सही है। आंसर सी टिक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए दोस्तों 57 जो है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? पहला पॉइंट देखिए, अंग्रेजों को बंगाल विजय से धन एवं जनशक्ति मिलना, बिल्कुल सही है। जो प्लासी का आपका युद्ध हुआ 1757 और इसके बाद जो है दीवानी प्राप्त हो गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, तो दीवानी जो प्राप्त हो गया, काफ़ी इनके पास अपार धन जो है प्राप्त हो चुका था। ठीक है। दूसरा क्या है, अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत, जो इनकी नेवी थी, नौसेना थी, वो काफ़ी पावरफुल थी, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है। आंसर हो जाएगा आपका सी जो है। दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। लेट्स सी, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां की नियुक्ति किसने किया? तो फर्रुख सियर ने किया था। कब? 1717 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया, ठीक है, और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था जो है आरंभ की। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां का एक क्योट्स बड़ा फेमस है, ठीक है। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों के बारे में कहा था कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल की कथित घटना कब हुई? 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जेड हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, उसके अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में जो है 146 जो है बंदी बंद कर दिए गए थे और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच गए। यह घटना जो है ब्लैक होल के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। अब देखिए, समकालीन जो है मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरिन में इसका कोई जो है जिक्र नहीं किया है, उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड जो है रॉबर्ट जो है क्लाइव को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? लॉर्ड जो है रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। जिसने जो है प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की जो है नींव डाली। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्लासी का जो युद्ध है वो किस जो है नदी के किनारे लड़ा गया, बताइए। तो ये जो है पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले में भागीरथी के किनारे जो है, ठीक है, जो प्लासी का युद्ध जो है पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले में भागीरथी किनारे जो है लड़ा गया। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लासी
का युद्ध मैदान जो है पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1756 से 1760 और फिर अगेन 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। तो 2 बार जो है क्लाइव जो है बंगाल में गवर्नर रहा। प्रथम कार्यकाल उसका 1757 से 60 तक, अगेन जो है 1765 से 1767 ईस्वी तक। इस दौरान उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाइव के बारे में कहा कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। किसके बारे में? क्लाइव के बारे में। आगे देखिए, अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 1763 सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। तो जो इम्पोर्टेंट है देखेंगे, इसके बाद जो है PYQ जो है डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत क्या है चैप्टर के बारे में एक संक्षिप्त आइडिया मिल जाए, इसलिए ये डिटेल देखना बहुत ज़रूरी है। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा जो है। ठीक है। अब आगे देखिए, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया। दोस्तों, अब इस युद्ध को जीतने के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 1764 बक्सर युद्ध जीतने के बाद जो है, चूँकि संयुक्त सेना मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनकी सम्मिलित सेना को अंग्रेज़ों ने हरा दिया। इसके बाद उनको समझ में आ गया था कि अब भारत में जो है उनका जो गाड़ी का चक्का है, मतलब पहिया है, रुकने वाला नहीं है। मतलब कोई भी अब उनको युद्ध में पराजित नहीं कर सकता है और एक छत्र जो है वो भारत में अब साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की कमान जो है मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। ये पूछ सकता है कि बक्सर का जब युद्ध हुआ तो उस समय कमान जो है कौन हैंडल कर रहा था इस पूरे युद्ध को? तो कमान जो है मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बंगाल का गवर्नर कौन था उस समय? देखिए, वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट जो है बंगाल का गवर्नर था। ठीक है। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक प्रदेश अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए और इसको जो है शाह आलम को मिले। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी के कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। शाह आलम द्वितीय का जो संपूर्ण जीवन है आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। ठीक है। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया।
के.एम. पन्नीकर ने कहा है कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। तो ये रहा कुछ संक्षिप्त जो है एक्सप्लेनेशन पूरे चैप्टर का। अब देखते हैं इनसे पूछे गए प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ये था मुर्शीद कुली खां। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों, उत्तर प्रदेश PCS टेस्ट सीरीज बहुत सारे आपको फ्री में मिल जाते हैं हमारे समता अकेडमी चैनल पे, तो प्लीज़ ज्वाइन समता अकेडमी यूट्यूब चैनल एंड आल्सो टेलीग्राम चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, अभी मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम सूबेदार थे, तो ये थे मुर्शीद कुली खान जो है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को जो है प्रारंभ किया? तो ये था प्लासी का युद्ध जो है। तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हो चुका था प्लासी के युद्ध से ही। प्लासी का युद्ध कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डबल स्टार लगा लीजिए। 23 जून जो है 1757 को। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। किसको पराजित किया? सिराजुद्दौला को। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों, नवाब की जो सेना है 3 राजद्रोहियों मिर्ज़ा जाफ़र, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। और इन तीनों सेनापतियों ने क्या किया? सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया, अंग्रेजों के साथ मिल गई ये। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफ़र ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथ में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला जो है वापस मुर्शिदाबाद लौट गया और यही उसकी हार का कारण बना, ठीक है। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्य, देखिए बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन सा है? बक्सर का युद्ध 1764 में, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता जो है स्थापित कर दी। अभी देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो प्रथम अगर कहेगा तो प्लासी का युद्ध, ठीक है। और यदि पूछता है कि दूसरा या अंतिम जो है सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा रहा जिसने जो है वास्तविक रूप से जो है ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्थापित किया, तो ये था बक्सर का युद्ध जो है। अभी देखिए दोस्तों, प्लासी का युद्ध लड़ा गया कौन से वर्ष में? 1761, 1757, 1760 और 1767 ईस्वी। तो आपको भी पता है कि जून में 1757 को लड़ा गया, तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ कहाँ पे? प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड जो है रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो विलियम पिट ने कहा था ना, किसके बारे में? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। देखिए विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था, ठीक है। चलिए, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो ये जो है नदिया जिले और पश्चिम बंगाल में है, जो है भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था ये। तो आंसर हो गया डी सही है अभी। अभी देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो ये जो है मीर कासिम ने। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज जो है ज़्यादा जो है हस्तक्षेप न कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न 11, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था?
तो ये था दोस्तों, ये कौन सा युद्ध था? ये था बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में लड़ा गया। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को क्या किया? बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया। और इस युद्ध के बाद वास्तविक रूप से जो है वो अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर चुके थे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो ये था दोस्तों बक्सर की लड़ाई जो है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेज़ों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे जो है महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो ये जो है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय जो है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आंसर भी मीर जाफ़र। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय जो है। आंसर आपका सी सही है। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने क्या किया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेज़ों को दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का जो है गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का जो संपूर्ण जीवन है आपदाओं से ग्रस्त रहा। ठीक है, तो ये डिटेल में जो है काफ़ी है, वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ से जो है पढ़ लेना आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने जो है प्रदान किया? तो ये जो है मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 18, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो ये जो है लॉर्ड क्लाइव को दिया गया शाह आलम द्वितीय के द्वारा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, कब की? बताइए। 12 अगस्त 1765 को। कब किया? 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी जो है संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। नज्म उद दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। अभी देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या जो है 21, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के जो है संपर्क में आए? तो वे जो है खासी जनजाति के संपर्क में आए। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिंह का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। अब अगला प्रश्न है 22, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला देखिए,
राजा टिकैत राय नवाब आसिफउद्दौला के अर्थमंत्री थे, बताइए। जी हाँ। दूसरा है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये सेकंड पॉइंट भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी जो है, क्योंकि दोनों सही है। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही जो है कालानुक्रम कौन सा है, यानी सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया, फिर इसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा गया, आपको जो है इनकी क्रोनोलॉजी जो है पता होना चाहिए, ठीक है। तो 23 देखते हैं। इसमें जो है सबसे पहले अम्बेर का युद्ध लड़ा गया, और जो अम्बेर का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, आपको टाइम पता होना चाहिए कि कौन सा कब लड़ा गया। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, अम्बेर का जो युद्ध है ये लड़ा गया था 1749 में, ठीक है। इसके बाद आपका प्लासी युद्ध आपको पता होगा, 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हो गया। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया बताइए, 1760 में जो है वांडीवास का युद्ध है। और बक्सर का युद्ध 1764 में, क्योंकि इसी के बाद इलाहाबाद में जो है संधि हो गई थी। तो आंसर जो है बी बिल्कुल सही है। चलिए 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी, पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद जो है लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसे सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मॉन्सेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अभी दोस्तों देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चलिए देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से जो है 69 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था, वेरेलस था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा जो है समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट कब हुआ, 1767 से 1769 ईस्वी तक चला। युद्ध जो है 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा जो है समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1780 से 84 तक। इसके दौरान हैदर अली के निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध जो है एक मोर्चा बनाया गया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराया। कर्नल 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलिलूर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल एयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो, पोलिलूर तथा सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त किया। दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः मंगलौर की संधि 1784 से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हो गया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक जो है आपका इस्तांबुल जो है देश, अफ़गानिस्तान और फ्रांस आदि को दूतमंडल भेजे। आधुनिक रीति पर दूतावासों की जो है स्थापना की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए 1790 से 92, इसका अवसान जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 के द्वारा हुई। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। इसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। जैसे ही वो मारे गए, इनके कुल के, इनके खानदान के जो सदस्य थे वेल्लोर में कैद कर दिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के
लाट समाज ने वेलेज़ली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड़यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। बेगम समरू एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरदना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजब खां ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जाप्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरदना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरदना की शासिका बनी थी। अभी देखिए दोस्तों, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो 3 परिषद के जो सदस्य थे, पहले वो अब देख लेते हैं ताकि आसानी से आप प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसमें एक तो हेनरी लॉरेंस थे, बिल्कुल सही है। दूसरा आपके जॉन लॉरेंस थे, ठीक है। और तीसरा कौन थे बताइए? तो तीसरा थे चार्ल्स ग्रेविल मांसेल। कौन थे? चार्ल्स ग्रेविल मांसेल। लिख देते हैं यहाँ पे, चार्ल्स ग्रेविल मांसेल, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया एच.एम. इलियट, तो एच.एम. इलियट तो इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। एच.एम. इलियट इसमें शामिल नहीं थे। अगला ऑप्शन देखिए, जॉन लॉरेंस तो शामिल थे, ठीक है। रॉबर्ट मॉन्टगोमरी शामिल नहीं थे। ये पूछा था कौन शामिल नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा आपका ए और डी ए और डी आपका आंसर हो जाएगा। डिटेल में देख लीजिए। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलियम के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मांसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। एच.एम. इलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद के सदस्य नहीं थे, संबंधित नहीं थे इससे। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 ईस्वी, इसमें विजयी कौन हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी कौन हुआ? तो हैदर अली। अगला प्रश्न देखिए 14, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो ये हैदर अली ने किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 ब्रिटिश जनरल किसने हैदर अली को पोर्टनोवो के युद्ध में हराया? ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवो के युद्ध में हराया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सर आयरकुट। 88 ईस्वी में हैदर अली का सामना जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टनोवो के युद्ध 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया। पोर्टनोवो का युद्ध कब लड़ा गया? 1 जुलाई 1781 को। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, कहाँ पे बनाई? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य भी बना। प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो ये हो जाएगा टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से दूतावासों की स्थापना किया। अब नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 18, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कहाँ पे हराया था? ये पोलीलूर में। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अरकाट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया था। प्रश्न संख्या देखिए 19, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ
युद्ध में कब मारे गए? तो कब मारे गए? 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान जो है अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया जो है। ठीक है। अगला प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान पराजित हुआ, अभी हम देखे थे, और युद्ध के बीच में ही क्या हो गए? दिवंगत हो गए। ये चौथा पॉइंट बिल्कुल सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध दिया है कि हैदर अली पराजित हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में तो हैदर अली जीत गया था, इसलिए पहला जो है गलत हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, नहीं, हार गए थे, इसलिए गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, गलत, भूभाग देना पड़ा था। तो केवल डी सही है आपका आंसर, डी। चलिए डिटेल में आप वीडियो पॉज करके पढ़िएगा, यहाँ पूरा दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या जो है 22, सूची 1 का जो है आपको सूची 2 से मिलान करना है। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? जब बक्सर की लड़ाई आपकी हुई थी 1764 में, और तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया था। इसके बाद क्या हुआ था? 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि हुई। ए का हो जाएगा 4। इसके बाद देखिए मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि कब हुई थी? ये जो है 1784 ईस्वी में हुई थी, तो 4 का बी का हो जाएगा 2 जो है। इसके बाद बात करते हैं सालबाई की संधि, सालबाई की संधि जो है 1782 ईस्वी में हुई, तो सी का हो जाएगा 1। मद्रास की संधि कब हुई? तो मद्रास की संधि जो है 1769 ईस्वी में हुई, डी का हो जाएगा 3 जो है। अब ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा सही है। ए का 4 देखिए पहले में है, जिसमें नहीं है पहले उसको एलिमिनेट कर दीजिए। 2 ऑप्शन बी और डी समाप्त हो गए। अब देखिए ए का 4 और बी का 2 होना चाहिए, जिसमें ए का 4 बी का 2, अच्छा दोनों में दिया है अभी ए और बी सी में। आगे बढ़ते हैं। डी का 3 देखिए, जिसमें मद्रास की संधि हमने देखा था ना 1769 ईस्वी में होगा, तो डी का 3 जिसमें नहीं उस ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। ए फिनिश हो गया, बचा कौन सा? सी, यही आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है 23, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, कहाँ पे करवाया? सरधना में जो है। आंसर आपका सी सही है। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ किया, तो ये पॉइंट जो है आपका सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, बिल्कुल सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, ये भी सही है। तो पूछा है कि कौन सा जो सही नहीं है, वही आंसर है अपना, तो ये है ए। ऑप्शन ए टिक कीजिए। प्रश्न संख्या जो है 25, प्रश्न संख्या 25 देखिए। पहला पॉइंट, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, नहीं, गलत है ये। आगे देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, गलत। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? चौथी जो लड़ाई हुई थी आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें हुआ था, तो दूसरा भी गलत हो गया पॉइंट। तीसरा देखिए, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, बिल्कुल सही पॉइंट है। तो तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखिए केवल बी सही है। चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। देखिए, 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह जो है परास्त किया। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने किसको परास्त किया? सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। जेएन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया इसकी लड़ाई में।
1790 से 1792 ईस्वी में हुए तीसरे आंग मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। मृत्यु तो चौथे जो है आंग मैसूर युद्ध में हुआ 1799 में जो है। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ। टीपू की मृत्यु जो है 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी के युद्ध 1757 में मिर्जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीन चंद्र प्रमुख शामिल थे। अतः केवल तीसरा ही कथन सही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,